साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्स कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोर्स। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखदत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न हुआ शब्द का प्रयोग हुआ है। विशाखदत्तकृत मुद्रा राक्षस ये एक पुस्तक है, विशाख द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल में उत्पन्न हुआ शब्द का प्रयोग हुआ है। घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कि चाणक्य दो नाम और कौटिल्य विष्णुगुप्त। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बाद में कौन बना? घनानंद। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र। चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन? अर्थशास्त्र, जो राजनीति के बारे में जानकारी देता है। इसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और इस युद्ध की संधि के शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली? जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, जिसमें बताया गया है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में बताया गया कि मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता है। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते हैं। पाटलिपुत्र के बारे में भी बताया, यानी कि पटना के बारे में। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज, 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिलों वाली घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, यानी कि लकड़ी का, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने कितने हाथी दिए सेल्यूकस को? 500। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 में श्रवणबेलगोला में हुई, कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 में श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। उसके बाद आता है बिंदुसार, ये देख लेते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब शत्रु विनाश, शत्रु का विनाश करने वाला। अमित्रघात किसे कहा जाता है? बिंदुसार को। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बैठा गद्दी पर 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वालिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश
एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। डायमेकस को ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन? डायमेकस को माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? सिहसेन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। तक्षशिला कहाँ है? सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। एथियनस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सुखी अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। एथियनस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खलाटक था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद जिसका प्रधान खलाटक था। अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। बिंदुसार का पुत्र अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम याद रखिएगा, सुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार, दिव्यावदान एक पुस्तक है। किसकी लिखी गई पुस्तक है? इसका आप कमेंट में आंसर दीजिए। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल। राजगद्दी पर जब बैठा था अशोक तो कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अशोक का लाते हैं वीडियो। तब तक यहीं पर। थैंक्स फॉर